आपकी सेहत के अलग अलग पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ की, उन 3 फैक्टर्स की जिनमें फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी, तीनों ही मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। इन तीनों के बीच एक ऐसा फर्क है जो इनको एक दूसरे से अलग करता है। आज की लाइफस्टाइल और बिजी शेड्यूल की वजह से ज्यादातर लोग मेंटल हेल्थ की इन तीनों में से किसी न किसी एक परेशानी से ज्यादा या कम इंटेंसिटी से जूझ रहे हैं। कई बार सिरदर्द या इससे जुड़ी समस्या होने पर हम इसे सिरदर्द या टेंशन समझकर दवा तो खा लेते हैं, लेकिन ये आपकी मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई है। अगर इस तरह की समस्या है तो डिप्रेशन, स्ट्रेस या फिर एंजाइटी हो सकती है। सर भारी रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, तो बिल्कुल आप मेंटल हेल्थ की इन तकलीफों की ओर आपकी बॉडी जो है वो इशारा कर रही है। और इसी पर हम आज बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। परिचय आपका करा दूं, हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। डॉक्टर ज्योति कपूर हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सीनियर मनोचिकित्सक हैं, फाउंडर मनस्थली से। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं संजय जैन साहब। आप जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिजनेस में। और इसके साथ ही जाने माने मेडिटेशन एक्सपर्ट आचार्य मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिजनेस में। सबसे पहले डॉक्टर ज्योति, मैं आपके पास आना चाहूंगा और ये समझना चाहूंगा कि तनाव, एंजाइटी और डिप्रेशन, इनमें दरअसल जो बारीक सा फर्क है वो है क्या, और क्या ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं जिसके कारण किसी हंसते खेलते इंसान का जीवन निराशा में बदल जाता है? बिल्कुल प्रशांत, थैंक्स कि हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे लोग जब भी मानसिक प्रॉब्लम्स की, समस्याओं की बात करते हैं तो वे कहते हैं कि ये तो सबको होता है, टेंशन तो सबको होता है, घबराहट तो मुझे भी होती है, उदास तो मैं भी हो जाता हूँ, तो फिर इसे समस्या का नाम क्यों दिया जा रहा है। इस तरीके से देखा जाए तो कोई भी समस्या जो है वो किसी नॉर्मल प्रोसेस से ही जन्म लेती है। इसे हम मेडिकल टर्म में डिसऑर्डर इसलिए कहते हैं कि एक जो नॉर्मल ऑर्डर है उसमें डिस्टर्बेंस आई है। स्ट्रेस की अगर बात करें तो ये आमतौर पर जैसे टेंशन बोलते हैं या तनाव बोलते हैं, वो चीज़ है। स्ट्रेस हमारी लाइफ का हिस्सा है। थोड़ा बहुत तनाव हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा स्ट्रेस केमिकल बढ़ता है तो वही कारण है कि हम लाइफ में कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब ये तनाव क्रॉनिक हो जाता है, लगातार चलता रहता है, या बार बार इसके चलते हमारे मन में शंकाएं या घबराहट पैदा होती है, तो उसे हम एंजाइटी बोलते हैं। तो एंजाइटी को अगर हम सीधा सीधा डिफाइन करें तो वो एक तरह की घबराहट है कि कुछ गलत हो जाएगा या कुछ गलत हो रहा है। डिप्रेशन इन दोनों से अलग है। डिप्रेशन का मतलब है कि मन जो खुश नहीं हो पा रहा है, उदास है। उदासी सबके साथ होती है, सबको होती है। जब भी कोई नकारात्मक चीज़ होती है, जब भी चीज़ें कोई हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती हैं, तो हमको उदासी होती है। लेकिन यदि ये उदासी की समस्या लगातार चल रही है, हम इससे उभर नहीं पा रहे हैं, तो हम इसे डिप्रेशन बोलते हैं। और क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी में डिप्रेसिव डिसऑर्डर और एंजाइटी डिसऑर्डर्स के सेट क्राइटेरिया हैं, जिसके बेस पे हम फिर इसे क्लिनिकली डायग्नोस करते हैं और ट्रीट करते हैं। बिल्कुल, और उस पहलू पर भी मैं आऊंगा कि आखिर क्या वो तरीके हैं। संजय जी का मैं रुख करूंगा। संजय जैन साहब, निराशा एक ऐसा शब्द जिसमें शायद भारत के हर आयु वर्ग के लोग जूझ रहे हैं। इंटेंसिटी कम या ज्यादा हो सकती है, कैसे उभरे इनसे? कहीं सोशल मीडिया और दिखावे की दुनिया लोगों की जिंदगी में अंधेरा तो नहीं भर रही? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार टॉपिक है। और यदि हम देखें तो आज भारतवर्ष में इस बीमारी का बहुत सारे लोग शिकार हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं है कि उनके साथ में इस तरह की कुछ स्थिति चल रही है। एक बात तो बिल्कुल तय है कि ये मन की बीमारी है। ईश्वर ने हमें मन दिया है, साथ में एक शरीर दिया है। तो यदि हम देखेंगे तो ये मन से रिलेटेड है। और यदि हम देखें तो मन की शक्ति के रूप में ईश्वर ने हमें बहुत बड़ी शक्ति दी है, बहुत बड़ा पावर दिया है, जिसका इस्तेमाल करके हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल हम अपने खिलाफ ही जब करने लग जाते हैं, तब हम इन तीनों स्थिति में से कहीं ना कहीं गुजरना शुरू कर देते हैं। और इसमें यदि हम देखें तो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये तीनों चीजें ही तब पैदा होती है जब इनका हम अपने खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। होता कैसे है
कि जो भी हमारे निगेटिव थॉट्स हैं और इमोशंस हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि किसी ने हमको हर्ट कर दिया, कुछ कह दिया, तो हम थोड़ा सा डिप्रेसिव फील करने लगते हैं, हमें स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है कि ये हमारे साथ क्या हो गया, क्या हमको बोल दिया। फिर कई बार ये होता है कि हमारी अपनी खुद की कुछ हमने अपने प्रति कुछ कुछ धारणाएं बना करके रखी होती है, जिसे हम सेल्फ इमेज कह सकते हैं, और हमारी निगेटिव सेल्फ इमेज की वजह से भी हम कई बार इस तरह की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसी तरह से यदि हम देखेंगे तो कई बार किसी किसी चीज का गिल्ट हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को वर्थलेसनेस फील करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आई एम नॉट कैपेबल, इस तरह की फीलिंग आती है कि मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ। और ये जो थिंकिंग साइकिल जब लगातार एक के बाद में एक चलना शुरू होता है, और इस साइकिल से जब हम बाहर नहीं निकलते हैं और ये कुछ लंबे समय तक यदि चलता चला गया, तो हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और एक बात मैं यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ कि इस पूरी बीमारी से या इस मेंटल प्रॉब्लम से हमें खुद को ही बाहर निकलना पड़ेगा। और आज की जो हमारी लाइफ स्टाइल है, यदि हम देखेंगे तो पिछले 100 सालों में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं, एक समाज में जिस तरह की स्थितियां बन रही है, जो नए नए गैजेट्स आ रहे हैं, और हमारी लाइफ बहुत तेजी से हमें बहुत हमारे मन को इन्वॉल्व करना पड़ता है, हमारे माइंड का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और हम कई बार कंफ्यूज रहते हैं और इधर उधर भाग रहे होते हैं, और हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। आप देखिए कि हमारे हाथ में जो मोबाइल फोन है, उस पर लगातार नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। हमारे पास में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सारी चीजों से लगातार कहीं ना कहीं मैसेजेस आ रहे हैं, और इसी समय हमें ऑफिस भी जाना है, घर के काम भी करने हैं, और कई बार कई चीजें हम भूल जाते हैं, तो उनको उन सारी चीजों को मैनेज करना है तो बड़ा मुश्किल होता है। इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि इंसान कि उसका लगातार एनर्जी का लॉस होता चला जा रहा है। और यही वजह है, इसको यदि हम कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से इसको किया जा सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बात वही है कि अच्छी चीजों पे फोकस कीजिए, और एक बेसिक जो रूटीन है, एक बेसिक जो जीवन शैली है, उसकी ओर आपको कहीं ना कहीं लौटना होगा, और बेहतर की ओर देखने के लिए आपको उसकी आदत बनानी होगी। हो सकता है कि आप बेहतर की ओर देख रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा है, लेकिन वही प्रैक्टिस जब लंबे समय तक होगी तो वो बेहतरी आपके जीवन में भी नजर आएगी। हमारे साथ आचार्य मनीष जी भी जुड़े हैं। आचार्य जी, जब बात होती है मेंटल हेल्थ की और जब मन की हम बात करते हैं, तो मेडिटेशन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। निराशा, तनाव और एंजाइटी पर जीत हासिल करने में इसके बेसिक्स क्या हैं? कैसे शुरुआत करें मेडिटेशन की? मैं आपको पहले तो इस विषय को उठाने पर थैंक यू बोलूंगा जी बिजनेस को कि आपने टॉपिक उठाया, क्योंकि हमारे पास सैकड़ों पेशेंट्स आते हैं, और जैसा कि आपने शब्द बोला मेंटल हेल्थ, जैसे हम फिजिकल हेल्थ की चर्चा करते हैं, उसकी की पूरी डाइट का पूरा एक सिस्टम रूटीन बनाते हैं, सेम वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए भी वही सिस्टम जरूरी है। जो हम भोजन खाते हैं वही हमारा भोजन हमें पोषण देता है। ऐसे ही जैसे फिजिकल हेल्थ है, उतनी इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ है, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा तन, वैसा होगा मन। तो मेडिटेशन की शुरुआत से पहले मैं बोलूंगा सही डाइट की शुरुआत सबसे पहले। अगर क्योंकि मेडिटेशन में जब लोग बोलते हैं ना ध्यान लगता ही नहीं, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उससे पहले अगर हम डाइट ठीक कर लेंगे तो ध्यान लगना भी शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है सात्विक भोजन, बिल्कुल नॉर्मल भोजन। ये जो हम जंक फूड खा रहे हैं आजकल, जो फास्ट फूड खा रहे हैं या हम जो कुक्ड फूड खा रहे हैं, ये सब नुकसान पहुंचाते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को, क्योंकि मेंटल हेल्थ जुड़ी हुई है हमारे पेट की हेल्थ से। अगर पेट ठीक होगा तो दिमाग ठीक होगा। हमारी कहते हैं ना, गट इज अवर सेकंड ब्रेन। तो हमारा जो दिमाग है, उसके पीछे की जो सोच है, वो हमारे गट में, हमारे पेट में है। हमारे जो गुड बैक्टीरिया हैं, हमें उन पर बढ़ाने पर जोर देना होगा, फिर देन मेडिटेशन स्टेप है। तो मैं इसके लिए एक सलाह देता हूँ। इसके लिए हमें सही स्टेप करना है डोज, DOSC, डोज ठीक करनी है। डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, ये डोज ठीक करने के लिए पहले हमें डाइट ठीक करनी है, फिर हमें करनी है मेडिटेशन। मेडिटेशन सबसे आसानी से शुरू कैसे होती है? ब्रेथ विटनेसिंग। आपको कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मल बैठ के या नॉर्मल लेट के सिर्फ अपनी सांसों को आते और जाते देखना है। सबसे पहला स्टेप ये है। जब आप इन ब्रेथ विटनेसिंग को, सांसों को देखना शुरू करोगे, तो जो सांस हमारी 1 मिनट में अभी लगभग 18 चल रही हैं, ये धीरे 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 15 पर आ जाएंगी। आपके विचार अपने आप ही, जो आपके फालतू के विचार हैं, वो छटने शुरू हो जाएंगे।
फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके 15 से 8 पे आ जाती हैं। तो ये अपने आप होता है, आपको कुछ नहीं करना होता, बॉडी खुद करती है। बस आपको करना क्या है, ब्रेथ विटनेसिंग, पहले ब्रेथ पे अपना ध्यान लगाना है। जब ब्रेथ विटनेसिंग का अगला जो स्टेप है वो है थॉट विटनेसिंग। आपने अपने विचारों को देखना है, विचारों को आते और जाते देखना है। और सबसे बड़ी बात, उस टाइम पे सबसे जरूरी प्रैक्टिस, जो नेगेटिव विचार आपने देखा आपने उसको नोट कर लेना है। और जब अगली बार भी मेडिटेशन करेंगे तो उसी स्टेप से हम शुरू करेंगे। तो हमारे हॉस्पिटल्स में, जो पूरे इंडिया में हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हम ऐसे ही पेशेंट की शुरुआत करते हैं। जितनी भी तरह के डिप्रेशन, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया, मैनिया, इस तरह के पेशेंट आते हैं, नींद ना आना, यहां से जब शुरुआत करते हैं आप हैरान हो जाओगे। सिर्फ 3 से 7 दिन के अंदर ब्रेथ विटनेसिंग करने के बाद लगभग 80% पेशेंट्स को नींद ठीक आने लग जाती है, उनके विचार सात्विक हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, वो पॉजिटिव हो जाते हैं। जो आत्महत्या के विचार आ रहे थे उनके मन में, नेगेटिव विचार आ रहे थे, वो अपने आप ही जाना शुरू हो जाते हैं, सिर्फ एक स्टेप से, ब्रेथ विटनेसिंग। यानी कि मेडिटेशन के अंदर सबसे जरूरी क्या चीज है, आपने अपनी सांसों को आते और जाते देखना है, और देखना है कि वो कहाँ जा रही हैं, कहाँ स्पर्श कर रही हैं, कहाँ प्रवेश कर रही हैं, और कहाँ टच कर फिर कहाँ से वापस आ रही हैं। तो ये इतना ब्यूटीफुल स्टेप है जिससे आप किसी भी तरह के पेशेंट को बाहर ला सकते हो उस डिप्रेशन से, एंजाइटी से, उस फेज से जिसको वो सफर कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम सलाह आपने दी। और जाहिर सी बात है कि हमें, जिसकी बात हम कर रहे हैं कि हमें अपने शरीर और अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए जो भी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, और ये ऐसे स्टेप्स हैं जिसके लिए हमको बहुत ज़्यादा जतन नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करने हैं, हमको आसानी से अपने बेसिक्स पर ध्यान देना है। डॉक्टर ज्योति, डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो 2 तरह के लोगों का एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक व्यक्ति है जो जिंदगी में लगातार हो रही दुखद घटनाओं की वजह से डिप्रेस्ड है, मसलन घर में किसी खास की मृत्यु हो जा रही है, लंबे समय से कोई बीमारी वगैरह उसके जिंदगी में है, उसकी वजह से वो उन चीज़ों से उभर नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो असफलता, करियर का दबाव, पैसे कमाने की होड़, संबंधों के प्रेशर्स के आगे परेशान है। तो किस तरह के व्यक्ति का डिप्रेशन ज्यादा खतरनाक है? क्योंकि दुख या उदासी इन दोनों तरह के लोगों के जीवन में पूरी मात्रा में नजर आती है। देखिए, दुख खतरा नहीं होता, दुख एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन खतरा होता है जब वो आपके कंट्रोल से बाहर चला जाता है, चाहे वो किसी बाहरी कारण से हो, चाहे वो बिना कारण का हो। तो जैसे अभी आपके एक्सपर्ट्स ने भी बात की है यहाँ पे कि हमारी लाइफ में एक बैलेंस की ज़रूरत होती है। वो बैलेंस जो है, वो संतुलन जो है, वो हम खो रहे हैं। तो जब वो संतुलन खो रहा होता है तो जिस भी तरह का तनाव या परेशानी हमारे को दुखी कर रही होती है, वो दुख हम झेल नहीं पाते हैं। और जब हम वो झेल नहीं पाते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी जेनेटिक वल्नरेबिलिटी कैसी है, हमारा बायोलॉजिकल नेचर कैसा है, हम उसको कोप करने के लिए कुछ कोशिश करते हैं। यदि वो कोशिश सफल होती है तो हम उससे बाहर निकल सकते हैं। अगर असफल होती है या हमारी स्ट्रेस कोपिंग पुअर है, सपोज हम अपने तनाव को या अपने दुख को डील करने के लिए हम शराब का सेवन करने लग जाते हैं, तो उससे हमें थोड़े समय के लिए रिलीफ मिलेगा पर इलाज नहीं होगा और वो दुख बना रहेगा। और शराब की वजह से जो न्यूरोकेमिकल्स हैं, जो दिमाग के रसायन हैं, उनका असंतुलन बढ़ता रहेगा और वो डिप्रेशन सिवियर होता चला जाएगा। तो जब हम किसी भी बीमारी की इंटेंसिटी की बात करते हैं कि वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, तो वो इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि हमारा जेनेटिक नेचर या हमारा वल्नरेबिलिटी कितना है, हमारी तनाव सहने की क्षमता कितनी है और बाहरी तौर पे कितना हम पे दबाव आ रहा है। बिल्कुल। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हम डायग्नोसिस की बात करते हैं, जब हम क्लिनिकल डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं, डिप्रेशन जब क्लिनिकल हो जाता है तो उसका मतलब है कि इंसान उस स्थिति में पहुंच चुका है जब वो अपने मन पे, अपनी भावनाओं पे काबू नहीं कर पा रहा है। उस समय उसे अगर बोलेंगे कि आप काबू करो या पॉजिटिव सोचो तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए ऐसा होता है कि जैसे ज़िंदगी सिर्फ वीरान हो चुकी है, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, वो रंग नहीं देख पाता, वो खुशबू नहीं महसूस कर पाता। और ये मैं आपको जो पेशेंट्स के मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उससे कह रही हूँ कि इस तरह की बात आती है कि डॉक्टर साहब मुझे भी पता है कि मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए पर मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि आप उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि आपके दिमाग के जो रसायन हैं जिसकी वजह से आप खुश महसूस करते हैं उनकी कमी आ रही है और अब उसको हमने ट्रीट करना है। तो अगर हम ट्रीटमेंट टाइमली स्टार्ट कर देते हैं
तो हम उस स्टेज पे पहुंच सकते हैं कि उसके बाद हम लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशंस हो गए, डाइट हो गया, मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइजेज हो गया, पॉजिटिव थिंकिंग हो गया, उसकी वजह से हम आपको उस तनाव से पूरी तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। अगर हम खतरे की बात करें, डिप्रेशन की बीमारी उतनी ही खतरनाक है जितनी कोई भी बीमारी जिसका इलाज नहीं हो पाता है, क्योंकि डिप्रेशन अगर बहुत सीवियर है तो उसका सीधा सीधा रिजल्ट हो जाता है कि इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ को फॉलो नहीं कर पाता, पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल लाइफ में पीछे होने लगता है और अल्टीमेटली फिर सुसाइड तक की नौबत आ जाती है। बिल्कुल। और जो हम आजकल अपने समाज में बहुत ज़्यादा होते देख रहे हैं। डॉक्टर ज्योति, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि क्लिनिकल डायग्नोसिस और बाकी चीज़ें जो आप कह रही हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में, जिसका जिक्र भी आपने कहा, कि लोग पहले तो एड्रेस ही नहीं करते हैं इस समस्या को, मानते ही नहीं हैं, और मानने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि काउंसलिंग और मेडिकेशन, इसमें लोग फर्क नहीं कर पाते हैं, और कई बार लोगों को जो मेडिकल एडवाइस दी जाती है, मेडिकेशन की एडवाइस दी जाती है, उसको लेके भी लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं कि इसके साइड इफेक्ट हैं या कुछ हो सकता है। तो जरा इस पे रोशनी डालें। बहुत बहुत अहम सवाल, और आई एम सो थैंकफुल कि आपने ये पूछा है। देखिए, कोई भी तकलीफ जो होती है वो एक तौर पे दो स्टेजेस में देखी जाती है। पहली बात, वो प्रिवेंटेबल है कि नहीं है, मतलब हम प्रिवेंशन पे फोकस करें, और दूसरी बात हम ट्रीटमेंट पे फोकस करें। तो सपोज़ किसी के फैमिली में डिप्रेशन और डिप्रेसिव बीमारियों की पहले से ही हिस्ट्री है, या उनका नेचर या स्वभाव ऐसा है कि वो ज़्यादा तनाव लेते हैं, ज़्यादा जल्दी मायूस हो जाते हैं, तो उनमें जो है इससे पहले कि अवसाद या डिप्रेशन की बीमारी पूरी तरीके से जड़ पकड़े, हम अगर प्रिवेंट कर पाएँ तो बहुत हेल्प मिलती है। लेकिन जब आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि आप अपने मन पे काबू नहीं कर पा रहे हैं, मैं यूजुअली एग्जांपल देती हूँ कि ठीक है, हमें अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें कैल्शियम खाना है, कैल्शियम रिच फूड खाना है, एक्सरसाइज करना है, पर आज यदि आपको चोट लग जाती है, आपकी हड्डी टूट जाती है, चाहे किसी ने धक्का मारा है, चाहे आप खुद से गिरे हैं, पर पहला काम क्या है? पहला काम हड्डी को जोड़ना है। एक बार वो जुड़ जाएगी तो उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी कि आप उसको फिजियोथेरेपी की सहायता से या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की सहायता से आप उसको नॉर्मलिटी पे लाओगे। तो जब डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो गया है, मतलब कि आप कुछ भी चाहें, आपका मन पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है, तो डॉक्टर की सलाह लेना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि डॉक्टर क्लिनिकल पैरामीटर्स पे, जो कि ग्लोबल पैरामीटर्स हैं, आज सैकड़ों सालों से हम उस पे उसके बेस पे हम डायग्नोसिस कर रहे हैं। डॉक्टर ये डायग्नोस कर पाता है कि प्रॉब्लम किस स्टेज पे है। यदि ये उस स्टेज पे है कि थेरेपी या काउंसलिंग हेल्प कर पाएगी, तो हम आपको सेम राय देंगे कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकाइट्रिस्ट के पास, थेरेपिस्ट के पास, हीलर्स के पास आप जा सकते हैं, ताकि आप थेरेपी की सहायता से कंसिस्टेंटली आप अपने आप को उससे बाहर निकाल सकें। लेकिन मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन जहाँ पे होता है, वहाँ पे रसायनों में असंतुलन आ चुका होता है। अब वो स्थिति होती है कि जब तक हम उन रसायनों को बैलेंस नहीं करेंगे, हर प्रोसेस मुश्किल हो जाती है। मतलब सुबह बेड से उठना मुश्किल हो जाता है, रात को नींद नहीं आ रही होती है, आप चिड़चिड़े हो रहे होते हो, आपको भूख नहीं लग रही होती है, और आपकी जो इंट्रूसिव थॉट्स हैं वो आपके मन से बाहर नहीं निकल पा रही होती हैं। उस स्थिति में यदि मेडिसिन की सहायता से हम आपको उस स्टेट से बाहर निकालते हैं, उन केमिकल्स को बैलेंस करते हैं, तो आप रेडी हो सकते हो नेक्स्ट स्टेप के लिए। और वो नेक्स्ट स्टेप होता है, जैसे कि मैंने फ्रैक्चर का एग्जांपल दिया, फिजियोथेरेपी, नेक्स्ट स्टेप विल बी साइकोथेरेपी। और जो मिथ्स हैं मेडिसिन और ट्रीटमेंट को लेकर हैं, देखिए, कोई भी चीज़ जो आप गलत तरीके से लेते हैं, बिना सलाह के लेते हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो एक्सरसाइज ही क्यों ना हो, वो आपको नुकसान देती है। लेकिन अगर आप गाइडेंस से लेते हैं, प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह से लेते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपका ख्याल रखेंगे। तो थोड़ा सा विश्वास करने की जरूरत है कि आपका डॉक्टर आपको जो सलाह दे रहा है वो सब चीजों को सोच समझ के दे रहा है, और साथ में मॉनिटरिंग होगी उसकी। क्योंकि डिप्रेशन पर से ऐसा नहीं है कि सिर्फ मन उदास है और ठीक हो गया, उसके भी तो नुकसान है जो आप डे टू डे सहन कर रहे हैं। क्या आप उन नुकसानों के साथ जीना चाहते हो, या दवा लेके उसके साइड इफेक्ट समझ के उसका इलाज करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही, और मेरे ख्याल से लोगों को बहुत क्लियर हुआ होगा कि आखिर ये सारी चीज़ें में जो फ़र्क है वो कितना ज़रूरी है। और
मानना, स्वीकार करना सबसे पहले ज़रूरी है। चाहे परिवार स्वीकार करे, दोस्त स्वीकार करें, देखें, ऑब्जर्व करें, बहुत ज़रूरी है। संजय जैन साहब, करियर सफलता असफलता, उम्मीद के मुताबिक जीवन में अचीव न कर पाना, ये बड़ा आजकल का पैरामीटर हो गया है और इसको लोग काफ़ी दबाव में ले लेते हैं। लाख समझाने के बाद बहुत सारी चीज़ों में नहीं बेहतर हो पाने का एक दबाव है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, लगन भी होती है, लेकिन परिस्थितियां, किस्मत जो भी कह लें, उसकी वजह से नाकाम होते हैं। क्या सलाह देंगे इन दो तरह के लोगों को? जी बिल्कुल, बस मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि आज प्रेजेंट में आपके साथ में कुछ भी दिक्कत चल रही है, चाहे आपको किसी ने कुछ कह दिया है, आप हर्टेड फील कर रहे हैं, या आप किसी एग्जाम में बार बार फेल हो रहे हैं, या फिर कुछ आपके साथ ब्रेकअप हो गया है, कितनी ही बार असफल क्यों नहीं हुए आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आज जो है वो अतीत बन जाने वाला है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। मैं अपना उदाहरण देना चाहूंगा कि मैंने इनिशियली जब अपना करियर शुरू किया था तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहता था, बहुत ज्यादा चीजों को अपने माइंड के ऊपर बैठा लेता था और समझ नहीं आता था कि क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि ये बहुत आसान है इन सारी चीजों को कंट्रोल करना, क्योंकि ये मन से रिलेटेड है। चाहे हम किसी डॉक्टर के पास जाएं, चाहे वो किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, अल्टीमेटली वो आपसे सवाल करके आपके मन के अंदर की बात निकालने के लिए वो पूरा प्रयास करता है। तो जो कुछ भी आज आपके मन में है उसको हम कैसे चेंज करें, आपके अलावा ये कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसलिए आपने क्रिएट किया है, आप ही इससे बाहर आ सकते हैं। और इसके लिए मैं 2-3 चीजें जरूर बताना चाहूंगा जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप को याद दिलाएं कि इससे बाहर आपको आना है और आया जा सकता है। इसमें सबसे पहली बात तो यही रहेगी कि आप अपनी सेल्फ इमेज को जितना ऊंचा रख सकते हो, ऊंचा रखने की आप कोशिश करो। आप घर के बाहर निकलो, क्योंकि जब भी आप डिप्रेशन में आते हैं, डिप्रेशन का मतलब होता है कि आप अपने आप को बंद करने की कोशिश करते हो, किसी से आपकी बात करने की इच्छा नहीं होती है, आप अकेले रहना पसंद करते हो। तो इसका आपको उल्टा करना है, आपको एक्सप्रेस करना है। डिप्रेस की जगह आपको एक्सप्रेस करना सीखना है, बाहर निकलना है, लोगों से मिलना है, अपने मनपसंद काम को ढूंढना है और करना है। आप पार्क में घूमने जाओ, अपना मनपसंद गाना सुनो, संगीत सुनो, और कोल्ड शावर भी आप ले सकते हैं, उससे बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है। आप अपने घर में यदि कोई पेट है तो आप कुत्ते या बिल्ली इनके साथ में, अपने डॉग के साथ में खेल सकते हैं। और एक काम और कर सकते हैं कि आप राइटिंग करना शुरू करें। आपके साथ प्रेजेंट में क्या स्थिति बन रही है, क्या आपके मन में चल रहा है, यदि उसको राइट करना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो आप अपने मन से निकालना चाहते हैं, वो सारी बातें मन से निकल के कहीं ना कहीं वो आपके कॉपी में आने वाली है। बिल्कुल। और आप खुद अपने आप को डायग्नोस कर सकते हैं कि वास्तव में कहाँ किस तरह की बिल्कुल। संजय जैन साहब, समय का मैं आखिरी सवाल मैं लूंगा आचार्य जी से। आचार्य मनीष, एक मेंटली फिट व्यक्ति का रूटीन क्या होना चाहिए? जो व्यक्ति डिप्रेस है उसे अपने रूटीन में क्या वो अहम बदलाव करने चाहिए जिससे वो बेहतर जिंदगी जी सके? तो उसके लिए शुरुआत हम करते हैं, जब भी रात को सोए हमेशा पूर्व या दक्षिण में सिर करके सोना चाहिए, क्योंकि इसमें पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ मैग्नेटिक रेज हमारे लिए पॉजिटिव रहती हैं। जब भी लेटे हमेशा बाईं करवट लेटें। जब भी सुबह आपकी नींद खुले थोड़ा शरीर को हिलाएं और दाईं करवट लेकर उठ के बैठ जाएं। और सुबह उठते ही 1 कप गरम गरम पानी या 1 गिलास हर्बल टी या 1 कप हर्बल टी उकड़ू बैठ के, मतलब इंडियन टॉयलेट स्टाइल में बैठकर उस तरह से पिएं। और जब भी नाश्ता करना है, फ्रूट्स पहले खाने हैं, रोटी चावल या जो भी परोठा खाना है वो उसके ऊपर से खाना है, मतलब फ्रूट्स पहले खाने हैं। और कितने खाने हैं, क्वांटिटी आपकी पूरी फुल होनी चाहिए, यानी कि आपका वजन अगर 70 किलो है तो लगभग 700 ग्राम फ्रूट की प्लेट खानी है आपने। ऐसे ही लंच में अगर आपका वजन 70 किलो तो 350 ग्राम पहले सैलेड खानी है, फिर आपने लंच करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जानवरों में कभी डिप्रेशन एंजाइटी अवसाद नहीं होता, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो रोज सुबह शाम 15 मिनट नंगे पांव सुबह और शाम घास पे जरूर घूमें, कभी आपको डिप्रेशन एंजाइटी होगा ही नहीं। और अपने भोजन में रोज 1 आंवला और 1 अंजीर जरूर शामिल करें। आंवला और अंजीर ये 2 ऐसे सुपर फूड्स हैं जिनको खाने से आपके पेट के रसायन ठीक रहते हैं, जिससे आपके डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन ये सब नेचुरल नॉर्मल रहते हैं और आप बिल्कुल ठीक रहेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल। समय कम है, माफ़ी चाहूँगा आचार्य जी, और लेकिन तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, ज्योति जी, इसके साथ ही संजय जैन साहब, आचार्य मनीष, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि ये तमाम सलाहें लोगों के काम आएँ, लोग बेहतर तरीके से खुद को एक्सप्रेस करें, और ये एक ऐसी तकलीफ है जो हमने खुद पैदा की है, तो हमें इस पर जीत हासिल करने के लिए इन सभी बातों का ख्याल रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिलहाल सेहत वाला संडे में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार। प्रॉफिट बढ़ाना है ना तो डीजल सीजन में आपको क्या चाहिए? सबसे पहले और तेज नतीजे, सही और सटीक विश्लेषण,